हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज। सबसे पहले तो समझते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। एक कंपनी का, कोई भी कंपनी है, कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर हमें क्या क्या दिखता है? कंपनी की इक्विटी शेयर्स दिखते हैं, कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स दिखते हैं, कंपनी की रिटेन अर्निंग्स दिखती है, कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस दिखते हैं, कंपनी के डिबेंचर्स दिखते हैं। ये सारे के सारी चीजें मिलके कंपनी का क्या बनाते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर। कि कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। तो वही चीज बता रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ डेब्ट, इक्विटी, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंसेस, इन सब का कॉम्बिनेशन जब हो जाता है, सब एक साथ आ जाते हैं, तो उसे हम कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है। हमें इस चैप्टर के अंदर फाइंड क्या करना है? इस चैप्टर का एम क्या है? कि भाई आपको ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर अचीव करना है। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। और ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? सबसे अच्छा स्ट्रक्चर। सबसे अच्छा मतलब कंपनी, कोई भी कंपनी है, उसके अंदर कितनी इक्विटी होनी चाहिए, कितने डेप्थ होने चाहिए, कितने प्रेफरेंस शेयर्स होने चाहिए, कितने रिटेन अर्निंग होनी चाहिए। इसका कॉम्बिनेशन कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो कि बिल्कुल ऑप्टिमम हो, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा हो। वो कॉम्बिनेशन कैसा कॉम्बिनेशन होगा? वो कॉम्बिनेशन होगा तब जब आपकी केओ, केओ का मतलब क्या होता है? आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर के अंदर पढ़ा था। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम कैसे निकालते हैं? दो मेथड्स हमने पढ़े थे, कौन कौन से? मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू। इनके थ्रू हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते थे। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? कंपनी के अंदर चाहे डेप्थ हो, इक्विटी हो, रिटेन अर्निंग्स हो, प्रेफरेंसेस हो, कुछ भी हो, कंपनी का इन सब को मिलाकर एक ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? मतलब कंपनी को बेयर मिनिमम कितना अर्न करना है ताकि अपनी कंपनी ये सारी कॉस्ट को कवर कर पाए, राइट? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने आपको क्या बताया था? कंपनी की ऐसी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो कि कंपनी को बेयर मिनिमम अर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है, ताकि कंपनी अपनी सारी कॉस्ट को रिकवर कर पाए। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा? जहां पर आपकी वैक जो है वो मिनिमम आए और वैल्यू ऑफ फर्म आपकी मैक्सिमम आए। फर्म की जो मार्केट वैल्यू है, फर्म की जो आज की डेट पे वैल्यू है, वो वैल्यू तो बहुत ज्यादा आए, बट फर्म को उस वैल्यू तो बहुत ज़्यादा आए, बट फर्म का जो केओ है वो कम आए। केओ कम आने का मतलब क्या है? देखो, अगर मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 10% है, बट जो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 12% है। इसका मतलब 2% का मुझे मेरे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है। मतलब अगर मैं बिजनेस के अंदर कोई भी पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे 12% का रिटर्न मिल रहा है, 10% का मेरा खर्चा हो रहा है, तो 2% का मेरा प्रॉफिट हो रहा है। वहीं अगर उल्टा हो जाए, मेरी जो केओ है वो 12% हो जाए, बट क्या हो बताओ, जो मेरा रिटर्न आ रहा है वो सिर्फ 10% का आ रहा है। मैं कमा 10% रही हूँ, बट मेरी जो कॉस्टिंग आ रही है सारी चीज़ों से, वो 12% की आ रही है। ये कॉस्टिंग का मतलब क्या है भाई? इक्विटी से पैसा उठाया, डेब्ट से उठाया, प्रेफरेंस शेयर से उठाया, तो इन सबको पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी। तो इनकी पेमेंट की जो कॉस्ट है वो 12% आ रही है एवरेज बेसिस पे, केओ। ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम कौन सा है? जब मेरा केओ मिनिमम हो और मेरी वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम हो। क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकल, तो हमें ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि केओ कब मिनिमम होगा, वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकाले और कैसे वो मैक्सिमम निकल कर आएगी। ठीक है। चलो, एक ब्रीफ ओवरव्यू हमने देख लिया कैपिटल स्ट्रक्चर का कि क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन है सबका। हमें ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर अचीव करवाना है एक फर्म को। कैसे होगा? केओ सबसे कम होगी, वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम होगी। अब इस कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी के अंदर हमें दो तरीके की थ्योरी पढ़नी होती है। कौन कौन सी? एक होती है मेरी रेलेवेंस थ्योरी और एक होती है मेरी इररेलेवेंस थ्योरी। नाम से ही पता चल रहा है, रेलेवेंस थ्योरी मतलब चेंजेस हो गए इसके अंदर, रेलेवेंट है वो चीजें। इररिलेवेंस थ्योरी, वो चीजें मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। देखो, रेलेवेंस थ्योरी क्या कहती है? वीएफ। वीएफ का मतलब क्या होता है? कहते हैं वैल्यू ऑफ फर्म। जो वैल्यू ऑफ फर्म है और जो केओ है, केओ का मतलब क्या है? मेरी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर वैल्यू ऑफ फर्म और केओ के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, तो वो मेरी रेलेवेंस थ्योरी है। अगर मैं कोई भी चीज चेंज कर रही हूँ, तो मेरी फर्म की वैल्यू भी चेंज हो रही है और मेरा केओ भी चेंज हो रहा है, तो वो मेरी रेलेवेंस थ्योरी का पार्ट है। पर अगर मैं कुछ भी चीज़ों में चेंज कर रही हूँ, मेरी वैल्यू ऑफ फर्म और केओ में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, वैल्यू ऑफ फर्म रिमेन्स द सेम, तो वो मेरी इररेलेवेंस थ्योरी के अंदर आ जाता है। ठीक है। वैल्यू ऑफ फर्म अगर आपकी सेम रहती है,
बिल्कुल सेम रहती है, तो आप कोई भी चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब आप इर्रेलेवेंस थ्योरी के अंदर हो। पर अगर कुछ भी आपने ऊपर-नीचे किया और वैल्यू ऑफ फर्म या केओ आपका चेंज हो रहा है, कुछ भी ऊपर-नीचे करने का मतलब क्या है, पहले मेरी इक्विटी थी 10% और 90% मैं डेब्ट से पैसा लिया करती थी। अब इस केस सिनेरियो के अंदर मैंने इक्विटी जो थी वो 50% कर दी और डेब्ट भी जो है मैंने 50% का कर दिया। इसका मतलब पहले मेरे कैपिटल के अंदर इक्विटी का हिस्सा सिर्फ 10% का था, 90% पैसा मैंने डिबेंचर से ले रखा था। अब मैंने कैपिटल के अंदर 50% पैसा इक्विटी से लिया, 50% पैसा डेब्ट से लिए। इस केस के अंदर अगर तो मेरी वैल्यू फॉर्म और केओ सेम आ जाते हैं, तो इसका मतलब मेरी इर्रेलेवेंस थ्योरी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। बट अगर मेरी वैल्यू ऑफ फर्म और केओ दोनों केसेस में चेंज हो जाते हैं, इसका मतलब मेरी रेलेवेंस थ्योरी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, सिंपल सी ये चीज़ अभी तो हमें ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब रेलेवेंस थ्योरी की बात करते हैं। रेलेवेंस थ्योरी के अंदर हमारी तीन अप्रोच आती है। कौन कौन सी? एक होती है आपकी एनआई अप्रोच, दैट इज नेट इनकम अप्रोच। दूसरी होती है मेरी ट्रेडिशनल अप्रोच और तीसरी होती है मेरी एमएम अप्रोच। ये क्या है? टैक्सेस वाली। वही बात करें हम इररेलेवेंस थ्योरी की, तो मेरी एक आती है एनओआई अप्रोच और दूसरी आती है एमएम अप्रोच। एमएम का मतलब कहता है मोदी मिगलानी अप्रोच, विदाउट टैक्स वाली। तो ये अब हम एक एक को एक्सप्लेन करेंगे अप्रोच को, उसके क्वेश्चन करेंगे, तब हमें ज़्यादा इसके ऊपर क्लैरिटी आएगी। सबसे पहले उठा लो कौन सी? नेट इनकम अप्रोच। अब मेरी नेट इनकम अप्रोच कहती क्या है? मेरी नेट इनकम अप्रोच कहती है कि देखो भाई, जो केडी है दैट इज कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स जो है, और जो मेरा केई है दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है, वो कांस्टेंट है। क्या? जितना मेरे को खर्चा इक्विटी पे हो रहा है, उतना ही मेरे को खर्चा डिबेंचर पे हो रहा है। डेब्ट जो है चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। दूसरी एजम्पशन का कह रहे हैं, जो डेब्ट से मैं पैसा ले रही हूँ, वो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, वो आसानी से मुझे मिल जाता है, जिसकी वजह से मैं फर्म में डेब्ट को इंक्रीज करूंगी और जैसे जैसे मैं अपनी डेब्ट इंक्रीज करूंगी, मेरी वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर का जो रिस्क है वो अनचेंज है। आप समझो ये पूरा का पूरा क्रक्स कहना क्या चाहता है? कहते हैं कि एनआई अप्रोच के अंदर जो मेरे डिबेंचर्स हैं, वो चीपर है इक्विटी से। मतलब डिबेंचर मेरे को सस्ते रेट पे मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जो चीज़ मुझे सस्ती मिल रही है, मैं उससे पैसा लूँगी। तो मेरी जो वैल्यू ऑफ फर्म है, वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं अपनी अपनी कैपिटल के अंदर डिबेंचर इंक्रीज़ कर रही हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डिबेंचर से लेकर आ रही हूँ, इक्विटी से नहीं ले रही। क्यों? क्योंकि डिबेंचर मेरे सस्ते हैं। अब डिबेंचर्स मेरे बढ़ जाएँगे, तो मेरी वैल्यू ऑफ फर्म भी जो है वो बढ़ जाएगी। अब इक्विटी शेयर होल्डर का जो रिस्क है वो अनचेंज है। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को चाहे कम पैसा मिले, कैसा भी पैसा मिले, उनका रिस्क अनचेंज है। देखो, ये तो एक थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। जो पेपर में हमें ध्यान रखना है, जो पेपर में हमारे लिए रेलेवेंट है, वो ये चीज़ रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट क्या है हमारे लिए? डिराइव करना। जब भी आपके पास एनआई अप्रोच का क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन आपसे क्या चीज़ डिमांड करेगा? क्वेश्चन आपसे कहेगा भाई मुझे वैल्यू ऑफ फर्म निकाल दो। तो वैल्यू ऑफ फर्म निकलेगी कैसे? देखो एक बात बताओ, ये पूरी फर्म है, फर्म की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो फर्म की वैल्यू में क्या होते हैं मेरे? शेयर्स और डिबेंचर्स। एक फर्म के अंदर क्या होते हैं? शेयर्स होते हैं और डिबेंचर्स होते हैं। तो वैल्यू ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगी? वैल्यू ऑफ इक्विटी से। और वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकलेंगे? वैल्यू ऑफ डेब्ट से। तो वही चीज़ बता रहे हैं, वैल्यू ऑफ फर्म मुझे डिराइव करनी है, निकालनी है। कैसे निकलेगी? वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। अगर ये वैल्यू ऑफ इक्विटी डिबेंचर्स डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, तब तो बल्ले-बल्ले मज़े आ गए, डायरेक्ट पुट कर दो। नहीं दे रखा तो कैसे निकालोगे? डिबेंचर का वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकालोगे? इंटरेस्ट डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट। जो भी इंटरेस्ट है, मान लो 10,000 रुपए का इंटरेस्ट है, डिवाइड कर दो इंटरेस्ट रेट से, मान लो 10% का रेट है, कि कितना आ जाएगा आपके? 1,00,000 रुपए। तो 1,00,000 रुपए आपकी वैल्यू ऑफ डेप्ट आ गई। वैसे ही अगर आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? अर्निंग्स फॉर इक्विटी। इक्विटी के लिए कितनी अर्निंग्स बची है, डिवाइड बाय के, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो ये मेरा वैल्यू ऑफ फर्म निकल कर आ जाएगा। तो बेसिकली एनआई अप्रोच की निशानी क्या है, आपको पता कैसे चलेगा? पहली बात तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि क्वेश्चन आपको एनआई अप्रोच से निकालना है। दूसरा, आपको पूछेगा वैल्यू ऑफ फर्म। ये सारी चीज़ें रेलेवेंट नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। जो पेपर में रेलेवेंट है वो क्या है? आपको वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है। कैसे निकलेगी? वैल्यू ऑफ डेब्ट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ डेब्ट कैसे निकलेगी? इंटरेस्ट डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट। और वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगी? अर्निंग्स फॉर इक्विटी डिवाइड बाय के। इतनी बात क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, अर्निंग्स फॉर इक्विटी कैसे निकलेगी? अरे करवाया तो है, ईबीआईटी।
में से इंटरेस्ट माइनस होता था तो आता था ईबीटी, में से टैक्स माइनस होता था तो आता था अर्निंग आफ्टर टैक्स, में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता था तो आता था अर्निंग्स फॉर इक्विटी। तो ये है वो अर्निंग्स फॉर इक्विटी, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज मुझे क्या निकालने को बोलेंगे, दूसरी चीज मुझे निकालने को बोलेंगे केओ। केओ का मतलब क्या है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और वो कैसे निकलती थी, याद ही हमें, केडी को मल्टीप्लाई करते थे वेट से, वेट ऑफ डिबेंचर से, और केई को मल्टीप्लाई करते थे वेट्स ऑफ इक्विटी से। तो इस फॉर्मूले से मेरी निकल कर आ जाएगी। केओ का दूसरा फॉर्मूला, अगर आपके क्वेश्चन के अंदर कोई भी टैक्सेस नहीं है तो आप दूसरी तरीके से, बहुत इजी तरीके से, डायरेक्ट तरीके से केओ निकाल सकते हो। कैसे, ईबीआईटी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फर्म। देखो ईबीआईटी कैसे आगा, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, बिकॉज ईबीआईटी के बेसिस पर ही तो आप अर्निंग फॉर इक्विटी निकालोगे, राइट। यहाँ पे बताया था अर्निंग फॉर इक्विटी कैसे, ईबीआईटी से इंटरेस्ट से टैक्स से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करके। तो ईबीआईटी तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। वैल्यू ऑफ फर्म हमने स्टेप नंबर 1 के अंदर निकाल ली, तो डिवाइड करेंगे तो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल कर आ जाएगा। तो मैंने एक चीज बताई अभी तक आपको, हम कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज पढ़ रहे हैं। सबसे पहले थ्योरी हम रेलेवेंस थ्योरी के अंदर आ गए हैं, और रेलेवेंस थ्योरी में मैंने सबसे पहली थ्योरी आपको उठाई है एनआई अप्रोच की। एनआई अप्रोच में मैंने आपको बताया है कि आपको दो चीजें निकालने को बोलेगा, एक बोलेगा वैल्यू ऑफ फर्म निकालो, दूसरा बोलेगा केओ निकालो। वैल्यू ऑफ फर्म का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेब्ट। इसका कैसे निकालोगे ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा, अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइड बाय केई, वैल्यू ऑफ डेब्ट इंटरेस्ट डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट, ठीक है। उसके बाद केओ, केओ कैसे निकालने को बोला था, या तो ये बड़ा वाला फॉर्मूला लगा लो, या फिर अगर कोई भी टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो ईबीआईटी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फर्म। सिंपल सी चीज है, आपकी एनआई अप्रोच खत्म। दो फॉर्मूले लर्न करने थे और एनआई अप्रोच खत्म हो गई हमारी, ठीक है। इसके बाद आती है मेरी ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच सेम एनआई अप्रोच जैसी है, उसके अंदर भी आपको वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है, उसके अंदर भी आपको केओ या फिर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। कैलकुलेशन बिल्कुल सेम रहेगी एनआई अप्रोच की, बस डिफरेंस बता देती हूँ। ट्रेडिशनल अप्रोच में डिफरेंस क्या होता है, देखो मैंने आपको एनआई अप्रोच में क्या बताया था, डेप्थ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। यस, सिमिलरली ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर भी डेप्थ जो है मेरा चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा, बट अप टू सम एक्सटेंट केडी कम होगा और उसके बाद केडी जो है वो राइज करना स्टार्ट कर जाएगा। एनआई अप्रोच में मैंने आपको क्या बताया था, केडी और केई जो है सेम कांस्टेंट चलेंगे, केडी केई कांस्टेंट चलेंगे, डेप्थ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। बट ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या कहते हैं, कहते हैं केडी देखो कुछ टाइम तक ना कांस्टेंट है और उसके बाद बढ़ना चालू हो जाएगा। इसका मतलब ये कौन से केसेस हुए, ये वो केस हुए जिसके अंदर कहते थे कि अगर आप 5 लाख तक डिबेंचर्स ले रहे हो तो 10% का इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप 5 लाख से 10 लाख तक डिबेंचर्स लोगे तो आपको 12% का इंटरेस्ट लगेगा। और अगर आप 10 लाख से ज़्यादा लोगे तो आपको 15% का इंटरेस्ट लगेगा। तो मतलब जो आपका केडी है वो कांस्टेंट है कुछ टाइम तक, बट उसके बाद वो बढ़ना चालू कर रहा है, राइट। केडी कांस्टेंट है, उसके बाद बढ़ना चालू कर रहा है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी हमेशा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट है, जो आपका केओ है, वो पहले डिक्लाइन करता है और फिर बढ़ना चालू कर जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको याद क्या करना है, वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगी और केओ कैसे निकलेगा, ठीक है। तो अभी तक अगर हम पूरी क्लास को समाप्त करें तो हमने एक चीज जो एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट है बहुत ज्यादा, वो क्या है मैम, हमें वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी आनी चाहिए और केओ निकालना आना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहतास लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन इनके पास, कह रहे हैं ईबीआईटी मेरे पास कितना है, 6 लाख रुपए है, ठीक है। डिबेंचर्स पे 8% डिबेंचर्स है, और डिबेंचर्स का इंटरेस्ट जो है वो कितना पे कर रहे हैं हम, 2 लाख रुपीज। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करवाओगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के कितना है मेरे पास, 12.5%। टैक्सेस कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। कैलकुलेट क्या करनी है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज केओ हमें बतानी है, एंड वैल्यू ऑफ रोहतास लिमिटेड यूजिंग एनआई अप्रोच। और दूसरी वैल्यू ऑफ फर्म हमें बतानी है। तो बता दो, फटाफट से बता दो, वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेब्ट, ठीक है। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलता है, अर्निंग्स फॉर इक्विटी डिवाइड बाय के। और वैल्यू ऑफ डेब्ट कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ डेब्ट निकलेगा इंटरेस्ट डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट। ये बताया मैंने आपको यहाँ तक अभी।
अर्निंग्स फॉर इक्विटी आ जाओ, अर्निंग्स फॉर इक्विटी की कैलकुलेशन करते हैं। ईबीआईटी, ईबीआईटी कितना दे रखा है 6 लाख रुपए, माइनस कर दो इसमें से इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना माइनस होगा 2 लाख रुपीज, कितना आ जाएगा 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपीज क्या है मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स, माइनस कर दोगे टैक्स, टैक्स कितने हैं 0, कह रहे हैं ना टैक्सेस नील है, तो आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना 4 लाख रुपए, माइनस करते हैं इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है 0, तो आ जाएगा अर्निंग फॉर इक्विटी कितना 4 लाख रुपए, ये मेरा आ गया। तो अर्निंग्स फॉर इक्विटी कितना आ गया 4 लाख रुपीज, डिवाइड बाई के ई कितना है 12.5%, प्लस इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं हम 2 लाख रुपीज, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट कितना है 8% का डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट मेरा है, 8% का डिबेंचर्स के ऊपर मेरा इंटरेस्ट रेट है। जरा इसको मुझे फटाफट से सॉल्व करके बताओ कि 4 लाख डिवाइड बाई 12.5%, ठीक है, कैलकुलेटर निकाल लो, 4 लाख डिवाइड बाय 12.5%, ठीक है, यही आ गया आपका, और उसके बाद ये कितना आएगा आपका, ये आ रहा है आपका 32 लाख रुपए, और यहाँ से सेम सिमिलरली निकाल लो 2 लाख डिवाइड बाय 8%, ये कितना आ रहा है आपका 25 लाख रुपए, ठीक है, 57 लाख रुपीज की मेरी क्या आ गई वैल्यू ऑफ फर्म। चेक करो क्या आपका आंसर सिमिलर आ रहा है, सेम आ रहा है आंसर, 57 लाख की मेरी आ गई वैल्यू ऑफ फर्म। अब मुझे क्या निकालनी है, मुझे निकालनी है अब केओ, सेकंड चीज क्या निकालना है मुझे केओ, केओ का मतलब क्या है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, केओ, तो मैंने आपको इसको शॉर्ट फॉर्मूला बताया था, ईबीआईटी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फर्म इन केस नो टैक्सेस एग्जिस्ट, यस हमारे केस में कोई टैक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ईबीआईटी कितना आ रहा था 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फर्म कितनी है 57 लाख रुपीज, तो केओ कितना आ जाएगा 10.52%, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आ जाएगी 10.52%। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ नहीं है यार, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं निकालना, वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है केओ निकालना है, दोनों के दो फॉर्मूले है, फॉर्मूला जिसको याद है वो फटाफट से निकाल सकता है। एक और क्वेश्चन देखो, ABC Limited and PQR Limited belong to risk class where the equity capitalization rate is 10% is considered appropriate। कुछ नहीं है, क्या बता रहा है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, कितना बड़ा नाम दे दिया, नाम क्या है के ही बता रहा है 10% का है, राइट, के ही बता रहा है सिंपल सा 10% का है, इतना बड़ा नाम देने की उसको जरूरत नहीं थी, बस बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए बताते हैं कि इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट ये है, रिस्क ये है एंड ऑल, राइट। उसके बाद क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एबीसी लिमिटेड हैज रेट्स 30 लाख रुपीज वाइल पीक्यूआर लिमिटेड हैज रेट्स 50 लाख रुपीज, तो यहाँ पे बना लो एबीसी ने कितना किया और पीक्यूआर ने कितना किया, ठीक है, एबीसी के पास कितनी कैपिटल है, इसके पास है टोटल 30 लाख रुपीज की कैपिटल, और पीक्यूआर के पास कितनी है 50 लाख रुपीज की कैपिटल है, बाय इशुइंग 7% डिबेंचर्स, ये इतने पैसे कहाँ से आए डिबेंचर्स की इशू करके, तो ये क्या है हमारे डिबेंचर्स, 7% डिबेंचर्स, डिबेंचर को इशू करके उसने 30 लाख रुपए लिए और उसने 50 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करे हैं। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दीज टू फर्म यूजिंग द एनआई अप्रोच, पहले क्वेश्चन में एक ही चीज की एक ही फर्म की वैल्यू निकाल रहे थे, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें दोनों दोनों फर्म्स जो है उनकी वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है, गिवन दैट बोथ फर्म एक्सपेक्ट एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 6 लाख रुपीज, इसका मतलब क्या है दोनों के दोनों फर्म का ईबीआईटी कितना है 6 लाख रुपए है, एंड ऑल्सो फाइंड आउट द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट, वही सेम चीज़ है, वैल्यू ऑफ फर्म पूछ रहे हैं और आपसे केओ पूछ रहे हैं, ये हिंट होती है फाइंड करने की कि हमारा जो क्वेश्चन है वो एनआई अप्रोच का है या किस अप्रोच का है। मान लो क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हम देख के बता देंगे, जहाँ पे भी वैल्यू ऑफ फर्म पूछा जाएगा और केओ पूछा जाएगा वो मेरी एनआई अप्रोच का क्वेश्चन होगा, सिंपल सी चीज़ है। ईबीआईटी मेरे को दे रखा है 6 लाख रुपए, ईबीआईटी से मैं क्या माइनस करूंगी इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना माइनस करूंगी डिबेंचर्स का 7%, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 30 लाख का 7%, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 50 लाख का 7%, ठीक है, 30 लाख का 7% कितना होता है, 7 3 21,
कितना आ जाएगा 2,10,000 रुपये। और ये कितना आ जाएगा 7 5 35, ये कितना आ जाएगा 3,50,000 रुपये। इंटरेस्ट माइनस कर दिया हमने, ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। ईबीआईटी से मैंने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया फिर, अर्निंग बिफोर टैक्स। कितना आ जाएगा, 6 लाख से 2,10,000 गए, कितना आएगा 3,90,000 रुपीज। और ये कितना आ जाएगा 2,50,000 रुपीज। ठीक है, क्लियर है। अब टैक्स मेरे पास कुछ है नहीं, तो माइनस टैक्स, टैक्स कुछ है नहीं, तो ये उतना ही मेरा अर्निंग, देखो ये मेरा क्या आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया। टैक्स मेरे पास कुछ भी नहीं है, होता तो क्वेश्चन में पता होता। तो ये 3,90,000 मेरा क्या आ जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इसमें से माइनस करती प्रेफरेंस डिविडेंड, वो भी मेरा कुछ नहीं है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, अर्निंग फॉर इक्विटी। ठीक है, यही मेरा अर्निंग फॉर इक्विटी आ जाएगा। तो ना मुझे टैक्स की ज़रूरत, ना मेरे को प्रेफरेंस डिविडेंड की ज़रूरत है। मेरा अर्निंग फॉर इक्विटी निकल कर आ चुका है। अब मैं निकालूंगी क्या, वैल्यू ऑफ फर्म, एबीसी के केस में और पीक्यूआर के केस में। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलती है, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेब्ट, ये मुझे पता है। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालूंगी मैं, बताओ बताओ, वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालते थे, अर्निंग्स फॉर इक्विटी डिवाइड बाय के, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अर्निंग्स फॉर इक्विटी कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 3,90,000। के कितना था, के मुझे बता रखा था शुरुआत में ही 10% का, डिवाइड बाय 10%। यहाँ पे कितना आएगा अर्निंग्स, 2,50,000 डिवाइड बाय 10%। वैल्यू ऑफ डेप्ट निकालनी है मुझे, तो वैल्यू ऑफ डेप्ट का फॉर्मूला क्या था, इंटरेस्ट डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट। इस चीज़ को यहाँ पे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज मेरे को वैल्यू ऑफ डेप्ट डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितनी, 50 लाख रुपए और 30 लाख रुपए, डायरेक्टली गिवन है मुझे, राइट। 30 लाख फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का 50 लाख। ठीक है, ये मुझे डायरेक्टली ही गिवन है। इसको बताओ, 3,90,000 का 10 डिवाइड बाय 10% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 39 लाख रुपीज। और ये कितना हो जाएगा, टोटल कर दो, आपका वैल्यू ऑफ फर्म निकल कर आ जाएगा 39 लाख प्लस 30 लाख, कितना आ जाएगा 69 लाख रुपीज, मेरा वैल्यू ऑफ फर्म आ गया। और ये कितना आ जाएगा 75 लाख रुपीज, मेरा वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा पीक्यूआर का। तो एबीसी का वैल्यू ऑफ फर्म कितना आ रहा है 69, और पीक्यूआर का कितना आ रहा है 75। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है केओ। केओ का जब टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं करता तो फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी डिवाइड बाय, बोलो, ईबीआईटी डिवाइड बाय हमारा वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, ईबीआईटी कितना आ रहा था, दोनों केसेस में ईबीआईटी जो था मेरा, दोनों केसेस में ईबीआईटी जो था मेरा 6 लाख था। ठीक है, तो 6 लाख डिवाइड बाय 69 लाख, सिमिलरली इसमें भी 6 लाख डिवाइड बाय 75 लाख हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, निकालो कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 6 लाख डिवाइड बाय 69 लाख, ये आएगा आपका 8.7%। और यहाँ पे कितना आएगा आपका, यहाँ पे पूरा पूरा आपका आएगा 8%। ठीक है, ईबीआईटी डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फर्म, चेक भी कर लेते एक बार कैलकुलेटर पे। ठीक है, कितना आ जाएगा 6 लाख डिवाइड बाय 69 लाख। ठीक है, तो ये आपका पता है क्या आ रहा है 0.0869, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.87 अप्रॉक्स, तो 8.7%। क्लियर, से इसका भी निकाल लो, 6 लाख डिवाइड बाय 75 लाख, तो 0.08 आ रहा है, जिसका हम 8% बता देंगे। तो ये सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था, किसका क्वेश्चन, एनआई अप्रोच का क्वेश्चन था। मैंने दो केसेस लेकर भी आपको करा दिया, जब एबीसी और पीक्यूआर का हमें अलग अलग निकालना है। कुछ भी नहीं है, दो चीजें निकालनी है, वैल्यू ऑफ फर्म एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, केओ। ठीक है, वेट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन है। एनआई अप्रोच के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ दो फॉर्मूला लर्न होने चाहिए, एक तो वैल्यू ऑफ फर्म का और दूसरा केओ का। ठीक है।